सबका स्वागत है हमारे दूसरे वीडियो में प्लांट हार्मोन्स के। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिब्रेलिन। इससे पहले हम लोग हमारे फर्स्ट वीडियो में प्लांट हार्मोन्स के ऑक्सीन जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ये हार्मोन्स भी मुख्य रूप से प्लांट ग्रोथ ही हार्मोन्स होता है। ये भी प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। ये ज़्यादातर जो ये हार्मोन्स होता है प्लांट के डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक भाग पर होती है ना, मेरिस्टेमेटिक भाग पर होती है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को लगातार डिवाइड करके प्लांट को इलोंगेट कराने का काम करता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है प्लांट की इंटरनोड वाले भाग को बढ़ाना। ठीक, तो चल देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होती है। तो इसको इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जानते हैं जो इसके इसके सबसे पहले है ना, इसकी खोज सबसे पहले मुख्य रूप से जापान के जो किसान थे, है ना, जापान जो एग्रीकल्चर करने वाले वहाँ के किसान ने अपने कल्चर के दौरान, है ना, अब इन्होंने अपने पैडी के कल्चर के दौरान देखा कि इसके जो पौधे थे, है ना, इसके जो पौधे थे मुख्य रूप से बेकानी रोग से ग्रस्त थे, है ना। बेकानी एक प्रकार का रोग होता है जो मुख्य रूप से पैडी में देखा गया। इन्होंने यहाँ पर क्या 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 कहा, जो बेकानी रोग थे पैडी का उसको इसको उन्होंने फोलिस सेडलिंग कहा, फुलिस सेडलिंग। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया कुरुसुवा एम सवाडा। ठीक है, कुरुसुवा एम सवाडा नामक साइंटिस्ट आए। इन्होंने ये बताया कि ये जो फोलिस सेडलिंग की डिसीज होता है वो जिब्रेला फ्यूजुकोरोई के द्वारा होता है। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजुकोरोई एक प्रकार का फंगस होती है जो एस्को माइकोटिना के मेंबर के होते हैं, है ना। ये जो फंगस होती है ना, ये जो फंगस होता है इसके द्वारा ही फोलिस सीडलिंग की प्रक्रिया देखने को मिलता है पैडी के प्लांट में। इन्होंने कहा कुरुसुवा एम सवाल्डा ने। उसके बाद याबुता एम सुमुकी, याबुता एम सुमुकी साइंटिस्ट आए। इन्होंने ये बताया कि इस फंगस से क्या होती है ना, इस जो फंगस पाई जा रही है जिब्रेला फ्यूजियोकोरोई, जिसके द्वारा एक हार्मोन्स रिलीज होता है ना, हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि जिब्रेलिन के रूप में होती है ना। इसको इन्होंने, है ना, याबुता एम सुमुकी ने ही इस जो जिब्रेलिन हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के नाम दिया। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होती है मक्का में नहीं, है ना, पी जो होती है मटर में, है ना, मटर में 7 प्रकार के हार्मोन्स या जिब्रेलिक एसिड हार्मोन्स देखने को मिलता है, 7 प्रकार का। ठीक है, ये जो जिब्रेलिक एसिड होता है वास्तव में कार्बन 19 से 20 कार्बन कंपाउंड वाले होते हैं। 19 से 20 कार्बन कंपाउंड की एक लंबी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है जो कि जिब्रेलिन कहलाती है ना। इसके इसमें से, है ना, इसमें से जो जिब्रेलिक एसिड होता है उसमें से जिब्रेलिक एसिड 3, ठीक है, जिब्रेलिक कॉमन रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो 136 प्रकार का जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, जिसमें से GA3 या फिर बोल सकते हैं जिब्रेलिक एसिड 3 जो होता है सबसे अधिक कॉमन एक जिब्रेलिन के रूप में होते हैं, है ना, जो प्रायः सभी प्लांट में देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से प्लांट के यंग लीफ में, है ना, उसके इम्ब्रियो में, उसके सीड में प्रेजेंट होता है। इसका जो बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो इसका जो बायोसिंथेसिस होता है मुख्य रूप से मेलोनिक एसिड के रूप में होती है ना। इसका प्रारंभन होती है मेलोनिक एसिड के फॉर्म में, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि इसका जो बायोसिंथेसिस पाथवे होता है ना, बायोसिंथेसिस पाथवे होता है मेलोनिक एसिड पाथवे से होता है। ठीक, मतलब यहीं पर मेलोनिन एंजाइम होती है वो प्रेजेंट होता है। इसका जो प्राइमरी प्रिक्यूर्सर मॉलिक्यूल होता है मुख्य रूप से IPP के फॉर्म में होता है, या फिर बोल सकते हैं कि आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट के रूप में इसका प्राइमरी प्रिक्यूर्सर मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, लेकिन पाथवे कैसा होता है, मेलोनिक एसिड पाथवे होती है। ठीक है, मेलोनिक एसिड पाथवे होता है लेकिन प्रिक्यूर्सर मॉलिक्यूल क्या होती है, आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट के रूप में होता है ना, आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट के रूप में ये इसका प्राइमरी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं कि ये जो इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। हमने कहा कि ये जो जिब्रेलिन होता है वो कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, 19 से 20 कार्बन कंपाउंड होता है, या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है ना, जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये जो कार्बन कंपाउंड होते हैं मुख्य रूप से टेट्रापाइरॉल एसिड के फॉर्म में होते हैं ना, टेट्रापाइरॉल एसिड के फॉर्म में होता है और इसका फॉर्मेशन प्लास्टिड में होती है।
कहाँ पर होता है इसका फॉर्मेशन? प्लास्टिड में होता है। इसके अलावा इसका जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉडिफाई कहाँ पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोसॉल में होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन प्लास्टिड में होगा और इसका मॉडिफिकेशन होगा वो ER और साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, ये पूरी जो प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में होता है, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो होती है मुख्य रूप से डिहाइड्रेशन के फॉर्म में होते हैं ना। इसका जो इसका फॉर्मेशन होता है किस तरीके से होगा उसको हम उसको साइकिल के माध्यम से देखेंगे, ग्राफिकल चेन के माध्यम से देखेंगे। तो इसकी जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हमने कहा कि आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में इसका प्रिकर्सर जो मुख्य रूप से है ना, जो मुख्य रूप से ये जो है ना, जो मुख्य रूप से जो आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट जो होती है वो मुख्य रूप से 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट होता है वो प्रमुख रूप से 5 कार्बन कंपाउंड के होते हैं। ये जो आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट होता है वो अपने आइसोमर के फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। और आइसोमर के फॉर्म में चेंज होने के कारण आइसोमर मतलब अपने ही समान स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, है ना, अपने ही समान स्ट्रक्चर मिशन करता है। और आईपीपी है ना, आईपीपी चेंज हो जाता है डीएमएपीपी के फॉर्म में, डीएमएपीपी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि ये भी 5 कार्बन कंपाउंड होता है। क्योंकि ये आईपीपी का आइसोमर होता है इसलिए ये भी 5 कार्बन कंपाउंड होता है। डीएमएपीपी का नाम होता है डाइमेथाइल एसाइल डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाइमेथाइल एसाइल डाइफॉस्फेट होती है। ये जो डाइमेथाइल एसाइल फास्फेट होता है ये क्या करती है, ये फिर से एटीपी को बाइंड कर सॉरी आईपीपी को बाइंड करता है। इंडोल पायरोफॉस्फेट को फिर से बाइंड कर आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट को फिर से बाइंड करता है, जिससे जिससे कि क्या होता है 10 कार्बन कंपाउंड वाले प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, 10 कार्बन कंपाउंड वाले प्रोडक्ट बनते हैं। और ये जो 10 कार्बन कंपाउंड वाले प्रोडक्ट का नाम होता है जीपीपीपी। ठीक है, मतलब कि जेरानिल डाइफॉस्फेट। ठीक है, जेरानिल डाइफॉस्फेट मतलब जहाँ यहाँ पर लिखा है जीपीपी। ठीक है, जी से जेरानिल और 2 P है मतलब फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल इसलिए डाइफॉस्फेट, जेरानिल डाइफॉस्फेट। ठीक है, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड होंगे? 10 कार्बन कंपाउंड होंगे। अब ये जो होती है ना, जो अब जो जीपीपी बना होता है ये क्या करता है, फिर से ये आईपीपी को बाइंड कराता है, आईपीपी को बाइंड कराती है। और आईपीपी को बाइंड कराने के पश्चात ये 15 कार्बन कंपाउंड वाले बन जाते हैं जिसका नाम होता है फर्नेसील, फर्नेसील डाइफॉस्फेट, एफपीपी। ठीक है, जिसमें कितना कार्बन कंपाउंड? 15 कार्बन कंपाउंड। कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट के साथ लगातार बाइंड होती जा रही है। ठीक है, अब जो एफपीपी बना होता है जो जिसमें 15 कार्बन कंपाउंड होते हैं ये फिर से बाइंड हो जाता है आईपीपी के साथ। ठीक है, अब ये फिर से आईपीपी के साथ बाइंड होती है तो इसमें 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 15 कार्बन कंपाउंड वाले कंपाउंड बनती है ना, 15 कार्बन कंपाउंड बनती है जिसका नाम होता है जेरानिल जेरानिल बीस फास्फेट या डाइफॉस्फेट। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं जीजीपीपी बोलते हैं। ये जो जीजीपीपी होता है ना, जीजीपीपी होता है वो ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? प्लास्टिड में बन रहा है। ठीक है, जैसे ही जीजीपीपी बनती है वो प्लास्टिड में बना रहता है तो वो रहता है 20 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब इसका मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। मॉडिफिकेशन के लिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है या फिर वो साइटोसॉल में जाती है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के पश्चात वो एंट क्वारीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, एंट क्वारीन में चेंज हो जाता है जहां पर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, जिसमें जहां पर क्या होती है एंट क्वारीन ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज के फलस्वरूप 12 का फॉर्मेशन करता है जो मुख्य रूप से हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हो जाता है आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट के साथ। ठीक, अब ये देखते हैं कुछ जिब्रेलिक एसिड होता है। जिब्रेलिक एसिड इज बायोसिंथेसिस पाथवे इन ए पी प्लांट। ठीक है, पी प्लांट एंड प्रिक्यूर्सर ऑफ द अदर जिब्रेलिन। ठीक है, अदर जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस कैसे होता है? ठीक है, जनरली ये जो होती है ये हाइड्रेशन ऑफ C13 ऑफ जिब्रेलिक एसिड 12। ठीक है, इसमें क्या होती है जब
हाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है, तो इससे इसको जो जिबरेलिक एसिड जो 12 होना होता है ना, जिबरेलिक एसिड जो 12 बना होता है या फिर 20 कार्बन कंपाउंड बने होते हैं, इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है। हाइड्रोलाइज करने से जिबरेलिक एसिड के बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे कि सी कार्बन 19 कार्बन कंपाउंड हो गए, 18 कार्बन कंपाउंड हो गए, 17 कार्बन कंपाउंड हो गए। इसको क्या किया, डिहाइड्रेशन करके क्या किया जाता है, उसके कार्बन मॉलिक्यूल को डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है इसके नेक्स्ट नंबर है इसके बोल सकते हैं सिग्नलिंग पाथवे। ठीक, सिग्नलिंग पाथवे, लेकिन सिग्नलिंग पाथवे जो होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। तो अगर किसी को जो इंपॉर्टेंट होगा या फिर बोल सकते हैं कि जो नेट सेट का तैयारी कर रहे होंगे वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल रोल। ठीक है, फिजिकल रोल की बात करते हैं तो फिजिकल जो रोल होती है इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है जिब्रेलिक एसिड का। ठीक है, इसको इसको अगर हम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो GBA के फॉर्म में होती है। ठीक है, फॉर्म में होती है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है मुख्य रूप से प्लांट को ग्रोथ कराता है, ये इंटरनोड वाले भाग को ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, तो इसका फिजिकल रोल देख लेते हैं। फर्स्ट होता है रिमूवल ऑफ जेनेटिक ड्वार्फनेस। इसके माध्यम से क्या होती है कि कोई भी अगर प्लांट शॉर्ट है ना, प्लांट शॉर्ट है, उसके ड्वार्फिज्म को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसको अगर प्लांट छोटा है तो उसको हम जेनेटिकली छोटा है तो उसको किया जा सकता है, बड़ा करा जा सकता है। जैसे इसका यूज़ हम बोल्टिंग इफेक्ट के रूप में करते हैं कैबेज के प्लांट में। ठीक है, कैबेज के प्लांट में करते हैं। कैबेज भी क्या होता है, जो कैबेज होता है प्लांट बहुत छोटा होता है ना, जिसमें इसकी जो फ्लोरिंग या फ्रूटिंग की प्रक्रिया होता है वो 2 साल में कंप्लीट होता है ना। पहले 1 साल में वेजिटेटिव ग्रोथ आती है, लेकिन दूसरे साल में वो फ्लोरिंग या फ्रूटिंग कराते हैं। तो क्या होती है, जो कैबेज के प्लांट में जब हम जिब्रेलिन हार्मोन्स का यूज़ करते हैं तो ये जो कैबेज होता है ना, ये जो कैबेज होता है बाइनियल से वो एनुअल में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही साल में इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है और उसी साल में उसमें फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोल्टिंग इफेक्ट का कह रहे हैं, बाइनियल को एनुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ड्वार्फिज्म मतलब कि प्लांट छोटा था उसको हम बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेकंड पॉइंट है इंटरनोड इलोंगेशन एंड स्टेम ग्रोथ। जो अभी बताएं उसके हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि जो ड्वार्फिज्म को हम खत्म करते हैं, मतलब कि इसके इंटरनोड वाले भाग आप जानते होंगे, जो इंटरनोड होता है वो नोड के बीच में होती है ना, 2 नोड के बीच में होती है इंटरनोड। इसकी यूज करके क्या कर सकते हैं, उसके इंटरनोड वाले सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इंटरनोड बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्लांट है ज़्यादा लंबा ग्रोथ करेगा, इसीलिए तो फॉलिस सीडलिंग हुआ था जापान में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है थर्ड नंबर बोल्टिंग इफेक्ट, इसको पढ़ चुके हैं। फोर्थ नंबर है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, फूड सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जब हम फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। मेल फ्लावर के प्रोडक्शन में है ना, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इसके छिड़काव करने से या फिर जिब्रेलिक एसिड के हार्मोन्स के यूज़ करने से मेल फ्लावर के प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वर्निलाइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो सीड जो डोरमेंट अवस्था में रहता है इसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन्स होता है। ठीक है, फ्लोरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, जो लॉन्ग डे प्लांट होती है इसको जिब्रेलिक एसिड के माध्यम से उसको हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होती है इसको हम शॉर्ट डे प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिब्रेल जर्मिनेशन ऑफ सीड है ना, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, सीड का जर्मिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये जो जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो अल्फा एमाइलेज को स्टिमुलेट कर देता है। क्या कर देती है वो, अल्फा एमाइलेज को स्टिमुलेट कर देता है, अल्फा एमाइलेज को स्टिमुलेट कर देता है। और ये हाइड्रोलाइटिक का फॉर्मेशन करती है, जिससे कि क्या होती है, सीड का जर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट नंबर है लाइट सेंसिटिव एंड सीड ट्रीटमेंट है ना, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, टोबैको का जो सीड होता है जिसमें जिब्रेलिन यूज करके उसके सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ फ्रूट साइज। हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जो फ्रूट होती है इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि जो ऑक्सीजन जो होती है मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से के होते हैं।
अगर मेरिस्टेम टिश्यूज में अगर होगा तो ये लगातार ग्रोथ करेगी, और लगातार ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है कि प्लांट के डिफरेंट भाग होगा वो ग्रोथ होगी। ठीक है, और जैसे कि ये जो जिब्रेलिन होता है मुख्य रूप से अलग अलग प्लांट के विभिन्न भागों में पाई जाती है, तो क्या करेगा वो प्लांट के साइज को बढ़ा देगा। प्लांट के साइज को तो बढ़ाएगा, इसके साथ साथ किसको बढ़ा देगा, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन को भी बढ़ा देगी। ठीक है, जिससे कि एप्पल का साइज का फॉर्मेशन होगा। जैसे एप्पल के साइज को इंक्रीज कराने के लिए जिब्रेलिक एसिड 4 एंड जिब्रेलिक एसिड 7 प्लस साइटोकाइनिन हार्मोन्स का यूज किया, जिससे कि एप्पल का जो साइज होता है बढ़ने लगता है। तो जैसे हम लोग बोले थे कि इसके लास्ट में हम लोग इसके सिग्नलिंग की बात करेंगे, तो सिग्नलिंग को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका जो सिग्नलिंग की प्रक्रिया होती है, सिग्नलिंग की प्रक्रिया होती है, ये मुख्य रूप से एक डेला डोमेन की, या फिर बोल सकते हैं कि डेला डोमेन के कारण होती है। डेला डोमेन एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन बोल सकते हैं, जो कि रिप्रेसर के रूप में काम करती है। ठीक है, रिप्रेसर के रूप में काम करती है। ये जो डेला डोमेन होते हैं, डेला डोमेन जो होती है, ये मुख्य रूप से SLR1 इन राइस, है ना, इसके बहुत सारे प्रकार है। डेला डोमेन प्रोटीन जो होती है SLR1 इन राइस में होता है, GA1 और RGA होता है वो एराडोप्सिस थालियाना में देखने को मिलता है, जो कि रिप्रेसर के फॉर्म में काम करते हैं। ये जो डेला डोमेन होता है ना, जो डेला डोमेन होती है, इनहेबिट सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ, फ्लोरिंग, एसिड रिवर्स दिस इफेक्ट। इसके कारण से क्या होती है, जो सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया या फिर ग्रोथ की प्रक्रिया या फ्लोरिंग की प्रक्रिया होता है, वो कहीं ना कहीं पर प्रभावित होता है। अब जो डेला डोमेन जो होता है मुख्य रूप से डेला प्रोटीन से मिलकर, हम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो डेला डोमेन होता है कि स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है जो मुख्य रूप से रिप्रेशर का काम करती है। यहाँ पर डेला जो मोटिव होती है का एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, लाइसिन, लाइसिन एनालिन, डेला बोलते हैं। ठीक है, ये सिंगलेट एमिनो एसिड्स की कोड होता है वास्तव में। ठीक है, ये एक प्रकार का सिंगल लेटर होता है ना, एक सिंगल लेटर होता है एमिनो एसिड के कोड करने का। ठीक है, अब ये जो डेला डोमेन होता है ये मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में होते हैं। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में यहाँ पर फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा प्री फोल्डिंग मॉलिक्यूलर कैम्परॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें रिसेप्टर के फॉर्म में होता है GID1। ठीक है, GID1 जो कि जिब्रेलिक एसिड इंस्टेटिव ड्वार्फ 1 कहलाती है, जो कि एक सॉल्यूबल रिसेप्टर होती है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, सॉल्यूबल रिसेप्टर होता है। इसके बाद हम इसके सिग्नलिंग पाथवे की बात करते हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन आ सकती है, एक में जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट होगा और दूसरे में जब जिब्रेलिक एसिड जब प्रेजेंट हो तो वास्तव में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो तो क्या बनेगा, जो हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन है, ग्रोथ करने वाला प्रोटीन है, वो उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि जो डेला डोमेन होता है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है और एक रिप्रेसर के रूप में काम करती है। अगर वहां पर डेला डोमेन प्रेजेंट है, ठीक है, डेला डोमेन उपस्थित है, तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, डेला डोमेन उपस्थित है तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, तो जो पहले केस में क्या हुआ, जिब्रेलिक एसिड एब्सेंट है। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड एसिड एब्सेंट है तो डेला डोमेन जो कि रिप्रेसर वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और प्रेजेंट होगा तो GID जो कि एक प्रकार का क्या चीज है, रिसेप्टर है। GID रिसेप्टर क्या करेगी, जिब्रेलिक एसिड तो बन ही रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही नहीं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना वो। डेला डोमेन है एक प्रकार का रिप्रेसर है, रोकने का काम करती है, और वो अगर क्रिया को रोक देगा या फिर प्रोसेस को रोक देगा तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जिब्रेलिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसमें प्लांट ग्रोथ की प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, और दूसरे प्रोसेस में देख लेते हैं जो जिब्रेलिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, तो अब क्या होगी, जिब्रेलिक एसिड रिसेप्टर आएंगे, है ना, जो उसकी GID के फॉर्म में होती है, GID1 SCF होती है। ये क्या करती है, जिब्रेलिक एसिड को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा तो जो डेला डोमेन होगी जो रिप्रेसर के फॉर्म में होती है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगा, डिग्रेड हो जाएगी। जब ये डिग्रेड हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगी, जो कि जिब्रेलिक एसिड आया है वो कैसा रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में रहेगा।
ठीक है। एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो प्लांट है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। ये जो सिग्नलिंग प्रोसेस होता है ये यूबिक्विटीन 26 है ना, 26 एस प्रोटियोसोम के प्रेजेंट में होता है, डिग्रेडेशन की पाथवे कहलाती है। ये पाथवे होते हैं जिसमें जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है और जिब्रेलिक एसिड एब्सेंट है। ये पाथवे की किसकी उपस्थिति में होती है, यूबिक्विटीन है ना, यूबिक्विटीन 26 एस प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे कहलाता है। क्योंकि इसमें डेला प्रोटीन है ना, डेला प्रोटीन का क्या होती है, डिग्रेडेशन की प्रक्रिया होती है, तभी ट्रांसक्रिप्शन होता है। अगर डेला प्रोटीन का डेला प्रोटीन का डिग्रेडेशन अगर नहीं होता है तो वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा कि प्लांट के ग्रोथ कराने वाले प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सिग्नलिंग की पाथवे होती है जो कि यूबिक्विटीन 26 एस प्रोटियोसोम्स के माध्यम से ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।